नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube ऑनलाइन क्लास में स्वागत। तो देखिए विद्यार्थियों, जो आप आज का अपना टॉपिक्स रहेगा वो है मानव का उत्सर्जन तंत्र। वैसे भी आप डायग्राम देख के पहचान गए होंगे कि यह डायग्राम किसका है। तो आज पढ़ते हैं अपन उत्सर्जन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस उत्सर्जन शब्द का अर्थ क्या है। तो इस उत्सर्जन शब्द का अर्थ है शरीर के अंदर बनने वाले विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रिया के पश्चात अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। शरीर के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार के उपापचय क्रियाओं के पश्चात अपने शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के उत्सर्जित पदार्थ जैसे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है और CO2 है, इनका निर्माण होता है और इनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है, क्योंकि ये शरीर के अंदर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसलिए इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। तो इन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर अपन जीवों को 3 भागों के अंदर बांटते हैं उत्सर्जन के आधार पर। तो सबसे पहला मैं लिखता हूं अमोनोटैलिक जीव। अमोनोटैलिक जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो उत्सर्जन अमोनिया का करते हैं। अर्थात अमोनोटैलिक जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ध्यान दीजिए, यह अमोनिया में बहुत ही विषैला पदार्थ है, अर्थात इनके उत्सर्जन के लिए जल की अधिक आवश्यकता होती है। अर्थात इसका उत्सर्जन कौन कौन से जीव करते हैं? जल के अंदर रहने वाली कुछ मछलियां और उभयचर जीव है, वो किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का। और इन जीवों को अपन क्या कहते हैं? अमोनोटैलिक जीव कहते हैं। दूसरा अपना प्रकार है यूरियोटैलिक जीव। अर्थात ऐसे प्राणी जो उत्सर्जन में किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का, या यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? यूरियोटैलिक जीव कहलाते हैं। इन जीवों के शरीर में भी अमोनिया का निर्माण होता है, लेकिन इन जीवों के शरीर में बनने वाले अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? तो वो अपना है यकृत। कौन कन्वर्ट करता है? यकृत। क्योंकि अमोनिया है वो थोड़ा ज्यादा हानिकारक विषैला पदार्थ है, इसलिए यकृत इसको कम हानिकारक पदार्थ यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और इसका उत्सर्जन करने वाले जीव एग्जाम्पल है स्तनधारी जीव। किस प्रकार के जीव? स्तनधारी जीव अधिकतर किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तीसरा है अपना यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक अर्थात ऐसे प्राणी जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो है पक्षी। पक्षी वर्ग के जो भी प्राणी हैं वो किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक अम्ल का। और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने के कारण इस प्राणी को अपन क्या कहते हैं? यूरिकोटैलिक कहते हैं। तो अपन ने इनका वर्गीकरण पढ़ा उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर। आगे अपन पढ़ते हैं जो अपना टॉपिक्स है
मानव का उत्सर्जन तंत्र के बारे में कि मानव का उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार है, इसमें कौन कौन से अंग कार्य करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि मानव का उत्सर्जन तंत्र कौन कौन से अंगों से मिलकर बना होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले एक जोड़ी वृक्क, ये आपके वृक्क की किडनी है। एक जोड़ी का मतलब है इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 2 होती है। एक जोड़ी मूत्रवाहिनियां, ये जो आपकी दिखाई दे रही है मूत्रवाहिनियां, वृक्क से मूत्र को कहां पर डालती है, मूत्राशय के अंदर, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, इन अंगों का अध्ययन अपन मानव के उत्सर्जन तंत्र में करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर बात करते हैं मानव के सबसे इम्पोर्टेंट उत्सर्जी अंग वृक्क के बारे में। जिसे अपन किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी। जैसे इसे अपन गुर्दा के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, जो हमारा किडनी है वो मानव का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जन अंग है। इसको महत्वपूर्ण उत्सर्जन अंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शरीर में से लगभग 75 से 80% तरल अवशिष्ट पदार्थों को पृथक करने का कार्य करता है। कौन करता है? वृक्क, किडनी। अब बात करें इसकी आकार की किडनी का आकार कैसा होता है। आपने नाम सुना होगा सेम। सेम के बीज के समान, सेम के बीज के समान इसका आकार होता है। अगर मैं बात करूं इसके रंग की, तो जो अपने किडनी का रंग है वो होता है गहरा भूरा रंग। अगर मैं इसके वजन की बात करूं, लगभग 140 ग्राम। आगे अगर मैं बात करूं स्थिति की, स्थिति का मतलब है कि ये अपने शरीर के अंदर कौन सी जगह पर पाई जाती है या कौन जगह पर स्थित है। तो यह है उदर गुहा के नीचे। कहां पर? उदर गुहा के नीचे पीठ की ओर कशेरुकदंड, कशेरुकदंड के दाईं एवं बाईं ओर कहां पर पाई जाती है? उदर गुहा के नीचे पीठ की ओर कशेरुकदंड के दोनों ओर ये जो अपनी वृक्क है ये पाई जाती है। आगे बात करते हैं इस वृक्क की संरचना के बारे में। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, ये जो वृक्क है ये दिखाई दे रहा है, ये भाग जहां से रक्त नलिकाएं, तंत्रिकाएं, मूत्रवाहिनियां प्रवेश करती है, ये भाग क्या कहलाता है? इस भाग को अपन कहते हैं, यहां लिख दूं मैं इसको अपन कहते हैं हाइलम। हाइलम वो भाग है जहां से वृक्क के अंदर तंत्रिकाएं, रक्त नलिकाएं एवं मूत्र नलिकाएं प्रवेश करती है। तो मैं कह सकता हूं कि वृक्क के बीच में एक
खांसनुमा संरचना पाई जाती है। एक खांसनुमा संरचना पाई जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं, जिसे अपन हाइलम कहते हैं विद्यार्थियों। और इसी हाइलम से मैंने बताया, इसी भाग से वृक्क में रक्त नलिकाएं, तंत्रिकाएं और मूत्र वाहिनियां प्रवेश करती है। वो भाग क्या कहलाता है, तो वो भाग अपना हाइलम। ये वाला भाग देख सकते हैं जहां से इस वृक्क के अंदर ये तंत्रिकाएं, रक्त नलिकाएं प्रवेश कर रही है। आगे विद्यार्थियों बात करते हैं, इस वृक्क के दो भाग है, जिसके अंदर बाह्य भाग को अपन क्या कहते हैं, वल्कुट कहते हैं, और मध्य भाग को अपन क्या कहते हैं, मध्यांश, या इसको मेडुला कहते हैं। ये इसका मध्य भाग है। तो मैं कह सकता हूं वृक्क का बाह्य भाग क्या कहते हैं, बाह्य भाग अपन कॉर्टेक्स या वल्कुट कहते हैं। वल्कुट तथा वृक्क के मध्य भाग को मध्यांश या इसे मेडुला कहते हैं। ये तो हो गया इस वृक्क का मध्य और बाह्य भाग। अब बात करते हैं कि वृक्क का निर्माण किससे मिलकर बना होता है, या उस सर्जन तंत्र के अपन संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। तो वो बात करते हैं नेफ्रॉन के बारे में। किसके बारे में, नेफ्रॉन के बारे में। जो हमारा वृक्क है वो अनेकों उत्सर्जी इकाइयों से मिलकर बना होता है। जो हमारा वृक्क है वो अनेक उत्सर्जी इकाइयों से मिलकर बना होता है। और अपन इन उत्सर्जी इकाई को क्या कहते हैं, जिन्हें नेफ्रॉन या वृक्काणु कहते हैं। आपके सामने डायग्राम बनाया हुआ है, एक वृक्काणु की संरचना ये दिखाई दे रही है आपको। ये अपनी एक वृक्काणु है, और वृक्काणु को अपन वृक्काणु को ही उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन कि उत्सर्जन तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, वृक्काणु, या इसे अपन कहते हैं नेफ्रॉन। आगे बात करते हैं नेफ्रॉन की संरचना के बारे में, कि नेफ्रॉन की संरचना किस प्रकार पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं जो डायग्राम बना हुआ नीचे वाला डायग्राम वो किसका है, वो एक नेफ्रॉन का डायग्राम है, वृक्काणु का डायग्राम है। ध्यान दीजिए मित्रों, यह है अपनी नेफ्रॉन, जो इसके अंदर यहाँ वाले भाग में पाई जाती है। अनेकों लाखों की संख्या में क्या पाई जाती है, नेफ्रॉन्स पाई जाती है। और इसी नेफ्रॉन्स के अंदर ही रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। तो बात करते हैं प्रत्येक नेफ्रॉन के दो
दो भाग है। कितने भाग है? दो भाग है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये कोई पहला भाग अपना बोमन संपुट, पहला भाग बोमन संपुट, इसके बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिए मित्रों, बोमन संपुट ये जो दिखाई दे रहा है ये अपना बोमन संपुट है पूरा। इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर केशिका व गुच्छा पाया जाता है और इसके अंदर रक्त का निस्पंदन क्रिया की जाती है, रक्त का साना जाता है। अपन कह सकते हैं इस बोमन संपुट के अंदर केशिकाओं का गुस्सा पाया जाता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। इस केशिकाओं के गुच्छे को अपन क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, इसके अंदर दो प्रकार की वाहिनियां हैं। एक वाहिनी जो रक्त को इस गुच्छे के अंदर लाती है और दूसरी वाहिनी रक्त को शुद्ध करके वापस रक्त को ले जाती है। तो इसके अंदर दो वाहिनियां हैं। इसके अंदर पाई जाने वाली वाहिनी वह वाहिनी जो रक्त को बोमन संपुट में लाती है, वह किससे जुड़ी होती है? वर्गीय धमनी से जुड़ी होती है। वह वर्ग धमनी से जुड़ी होती है और यह शरीर से अपशिष्ट रक्त को इस कोशिका गुच्छ के अंदर लाती है। वह वाहिनी जो रक्त को बोमन संपुट से वापस ले जाती है और उसका संबंध किससे होता है? वर्गीय शिरा से। वह वृक्क शिरा से जुड़ी रहती है। अब विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए आप, ये वाहिनी जो रक्त को इसके अंदर लाती है, अपशिष्ट रक्त को, और यहाँ पर ग्लूकोज है, लवणस है या कोई यूरिया है, उसको क्या कर लिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। फिर वापस शुद्ध रक्त को इस वाहिनी के माध्यम से वापस भेज दिया जाता है। तो ये तो होगी बोमन संपुट की। दूसरा भाग है अपना वृक्क नलिका। दूसरा कौन सा भाग है? वृक्क नलिका। ये इस बोमन संपुट के आगे वाला भाग क्या कहलाता है? वृक्क नलिका कहलाता है। और इसके अंदर जो भी अपशिष्ट है उसको वापस संग्राहक नलिका के अंदर ले जाया जाता है और यह संग्राहक नलिका कहाँ डाल देती है? वापस इसको किडनी से होते हुए इस मूत्राशय के अंदर डाल दिया जाता है और फिर इसको बाहर किया जाता है। तो कहने का मतलब है जो ये वृक्क नलिका है ये अपशिष्टों को कहाँ पर ले जाती है? उस संग्राहक नलिका में। मैं कह सकता हूँ कि बोमन संपुट से आगे
गोमन संपुट से आगे कुंडलित नलिका जो आगे कहाँ जुड़ी होती है, संग्रह नलिका से जुड़ी होती है। जो आगे संग्रह नलिका से जुड़ी होती है, थोड़ी इसके अंदर और बात करते हैं अपन। यह नलिका या इस नलिका के पास वाले भाग को अपन क्या कहते हैं, समीपस्थ नलिका। इस नलिका के पास के भाग को समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, यह नलिका आगे संक्रिय होकर एक यू आकार की संरचना का निर्माण करती है और इस यू आकार की संरचना को हम क्या कहते हैं, हेनले का लूप कहते हैं। तो यह नलिका आगे चलकर, यह नलिका आगे जाकर एक यू आकार की संरचना का निर्माण करती है। एक यू आकार की स्ट्रक्चर या फिर संरचना का निर्माण करती है, जिससे हेनले का लूप कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, हेनले का लूप कहते हैं। जो यू आकार की संरचना है इसी को अपन यू आकार का, इसी को अपन हेनले का लूप कहते हैं। आगे विद्यार्थियों, इसका जो दूर वाला भाग है इसको अपन क्या कहते हैं, दूरस्थ कुंडलित नलिका। इस नलिका के दूर वाले भाग को दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। इसका जो दूर वाला भाग है उसे अपन कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। और फिर ये जो नलिका है ये संग्राहक नलिका के अंदर खुल जाती है और जहां से अपशिष्टों को इसके अंदर डाल दिया जाता है। अब ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, ये जो संरचना दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर भी दूसरी वर्ग नलिका जुड़ती है और यहाँ पर भी दूसरी वर्ग नलिका जुड़ती है। मैंने बताया कि इसके अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में क्या पाई जाती है, नेफ्रॉन पाई जाती है। तो यहाँ पर वर्ग नलिका या नेफ्रॉन्स इसके माध्यम से जुड़ती है और इसके अंदर अपशिष्ट पदार्थों को डालती है। फिर यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ किडनी के अंदर एकत्रित होकर कहाँ पर आते हैं, मूत्र से अंदर, और फिर उसको मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। थोड़ा सा आगे हम पढ़ते हैं। शरीर के अंदर और भी उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। जैसे देखिए, शरीर के अंदर फेफड़े भी किसका उत्सर्जन करते हैं, फेफड़े उत्सर्जन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस का, क्योंकि CO2 गैस भी अपने शरीर के अंदर एक प्रकार क्या है, अपशिष्ट है। फिर बात करते हैं त्वचा की। तो त्वचा भी हमारे शरीर के लवण है, इनका क्या करती है, उत्सर्जन करती है। अगर बात करूं यकृत की, तो यकृत भी हमारे शरीर के अंदर अमोनिया को यूरिया में किसमें कन्वर्ट करता है, यूरिया में इसको बदलता है। तो विद्यार्थियों, आज अपन ने पढ़ा
मानव का उत्सर्जन तंत्र नेफ्रॉन्स के बारे में